हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सेक्शन में हम यूनिट नंबर 2 जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक्स के बेसिक्स और इंट्रोडक्शन का डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इनहेरिटेंस और वेरिएशन की प्रिंसिपल्स असूल क्या है, उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, या जीनस की स्टडी करने को, क्रोमोसोम्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जीन की बात आई तो जीन क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। और क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक थ्रेड जैसा होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर जीनस होते हैं। जहाँ जिन जिन जगह पे क्रोमोसोम्स पे जीनस होते हैं, ऐसी जगह को कहते हैं जीन लॉक्स। तो जेनेटिक्स में हम दोनों चीज़ों का स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एज वेल एज वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या होती है? इट्स एक्चुअली द रिजेम्बलेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स और द प्रोजीनियस एंड देयर पेरेंट्स, यानी बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, रिजेम्बलेंस कैसी है, वो आपस में किस तरह से मिलते हैं, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। यानी हाउ दे आर रिजेम्बलिंग विद देयर पेरेंट्स, हाउ द ऑफस्प्रिंग्स रिजेम्बल विद देयर पेरेंट्स। इसके बाद वेरिएशन। वेरिएशन माने ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स के बीच में कितनी डिफरेंस पैटर्न है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कितनी डिफरेंस है। दिस डिफरेंस पैटर्न इज नोन एज द वेरिएशन। उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस माने ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसके बाद एक और टर्म एलील और एलिलोमॉर्फ। एलील क्या होता है? एक जीन जो होगा उसके दो, इसके एक पेयर होता है, दो फॉर्म्स होते हैं, उन दो अल्टरनेट फॉर्म्स को हम या कंट्रास्टिंग पेयर को हम एलील कहते हैं। जो एक जीन में एक पेयर होता है, एक वन जीन कॉन्सिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एलील्स। इसके बाद डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा? डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जो होगा जो इजीली F1 में एक्सप्रेस हो सकता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को F1 प्रोजीन यानी फर्स्ट जनरेशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और ये हर वक्त कैपिटल लेटर से इंडिकेट होता है। रिसेसिव कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो सप्रेस्ड होगा, जो अपने आप को F1 यानी जनरेशन फर्स्ट फीलियल फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, और ये हर हमेशा स्मॉल लेटर से रिजेंबल इसको कोड किया जाता है। इसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बाद कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। मानो हम एक कैरेक्टर को लेते हैं हाइट। हाइट वी मस्ट से इट इज़ अ कैरेक्टर। हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन उसमें दो ट्रेट्स होते हैं। हाइट दो किस्म की होगी, एक डिवार्फ होगा और दूसरा टॉल होगा। तो दीज टू टॉल एंड डिवार्फ आर द ट्रेट्स एंड हाइट इज अ कैरेक्टर। इस तरह से कुछ और कैरेक्टर और ट्रेट आप ले सकते हैं। इसके बाद होमोजाइगस क्या होगा? होमोजाइगस एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब क्रोमोसोम पेयर में दो एलील्स होंगे, एक ही जीन के दो एलील होंगे और दोनों सेम फॉर्म में होंगे। मानो आपके पास दो जीन है, कैपिटल टी, इसमें दो जीन है। हाइट के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस, दोनों सेम है। इसी तरह से आपके पास स्मॉल टी है, दोनों स्मॉल टी हैं, दोनों लोअर केस लेटर्स हैं, और इनसे हाइट कंट्रोल होती है। लेकिन हाइट का कौन सा ट्रेट करेक्ट कंट्रोल होता है? वो ट्रेट है डिवार्फनेस। सिमिलरली वाई और स्मॉल वाई दोनों, ये भी हमको होमोजाइगस हम उनको कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल हैविंग द सेम फार्मर्स, दोनों के सारे सेम फार्मर्स हैं। जब इसके अपोजिट हम एक और कंडीशन देख सकते हैं, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्रोमोसोम पेयर जो होगा वो डिसिमिलर होगा। दो एलील्स होंगे लेकिन एक कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल। इवन कि ये भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें दो डिफरेंट लेटर्स है, एक स्मॉल है और एक और कैपिटल है। इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसके बाद फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं
जिनकी फिजिकल एक्सप्रेशन होती है, या जिनको हम बाहर से देख सकते हैं, वो कैरेक्टर्स जिनको एक इंडिविजुअल में हम बाहर से देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करेंगे तो प्लांट्स में कुछ प्लांट्स टाल होंगे, कुछ प्लांट्स डेवलप होंगे। हम बाहर से ये देख सकते हैं कि कौन टाल है कौन डेवलप है। ये कैरेक्टर जो विजिबल होते हैं इनको कहते हैं फिनोटाइप। इसके बाद जीनोटाइप जो होगा, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स जो डायरेक्टली जीनस से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम फिजिकली नहीं देख सकते हैं, जो फिजिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं, जिनको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस ये है कि फिनोटाइप कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेबल होते हैं, बाहर से हम उनको देख सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप वाले कैरेक्टर्स जो हो गए, दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द जीन कंपोजिशन और द जीनोम। सो उनको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वहाँ पे लिखा गया है कि ग्रीगर मेंडल जो है, ग्रीगर जॉन मेंडल, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इसके लाइफ साइकिल को थोड़ा सा बताता हूँ कि ये ऑस्ट्रियन मोक था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, और ऑस्ट्रिया में इसने जेनेटिक्स पे काम किया। इसने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम दुनिया में सबसे मशहूर साइंटिस्ट जो था वो डार्विन था, जो इवोल्यूशन पे काम कर रहा था। तो उस वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल की जो वर्क थी वो अननोटिस्ड रह गई, इसके वर्क की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। इसके बाद जब इसकी डेथ होती है तो फिर 3 बायोलॉजिस्ट आते हैं जो इसके काम को रीडिस्कवर करते हैं। आगे जाके उनको पता चलता है कि जो काम मेंडल ने किया था वो बहुत अच्छा काम था। और उसके बाद उन 3 बायोलॉजिस्ट, जो एक जर्मनी का था, दूसरा हॉलैंड का था और तीसरा वैनिया का था, और यानी ऑस्ट्रिया का, जहाँ से ग्रेगर जॉन मेंडल था, उनको फिर नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। लेकिन उससे पहले इंस्टॉल्ड काम ऑलरेडी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स में किया था। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मेंडल ने 7 प्योर ब्रीडिंग पी जो था उसकी बहुत सारे 7 वैरायटीज, यानी पाइसम सैटिवम के 7 वैरायटीज उसने कलेक्ट किए थे, और अपने गार्डन में वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से उसने फिर जेनेटिक्स फील्ड में कुछ लॉज भी बताए थे, कुछ लॉज भी एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे वो कौन से लॉज भी है और क्या क्या काम इसने जेनेटिक्स में किया था। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स मेंडल ने इस्तेमाल किए थे पी वैरायटीज़ को क्रॉस करने के लिए, किस तरह से उसने क्रॉस किए थे। इसमें कुछ 4 उसूल थे, 4 उसूलों पे उसने काम किया था, 4 प्रिंसिपल्स पे। पहला जो प्रिंसिपल है उसमें उसने वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया था, पी वैरायटीज़ जिनमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, यानी वो कैरेक्टर्स जो एक में नहीं होंगे, एक में अलग कैरेक्टर्स होंगे। ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट वैरायटीज़ जो है उसने कलेक्ट किए थे। और उन वैरायटीज़, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वैरायटीज़ को कलेक्ट करने के बाद उसने दूसरे स्टेप में उसका क्या किया, रिमूवल ऑफ एंथर, यानी एंथर को रिमूव किया। जब प्लांट का, यानी जब फ्लावर का एंथर डेवलप हुआ था, उसने एंथर को रिमूव किया था। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। इससे क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन जो होगी वो नहीं होती है, सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड होती है, ताकि जो हमारा फ्लावर यहाँ पे होता है वो फीमेल फ्लावर यानी रहता है। अब उसके पास एंथर नहीं होता है, तो इस स्टेप में उसने क्या किया कि पोलन ग्रेन जो है, मेल गेमेट्स, उसने दूसरे किसी प्लांट, किसी फ्लावर से कलेक्ट किए, मेल पेरेंट से कलेक्ट किए। उसके बाद उनको डस्ट या ट्रांसफ़र किया इस प्लांट पे जहाँ से उसने इमैस्कुलेशन की थी, यानी जिस फ्लावर की इमैस्कुलेशन की थी। उसके बाद पॉलिनेशन के बाद वो कलेक्ट करता है, यानी जर्मिनेट करता है सीड्स को। जब उसने पॉलिनेशन कराई तो जो सीड्स वहाँ पे उसको मिलते हैं F1 में, उन सीड्स को उसने फिर जर्मिनेट किया। तो फिर फिर उन्हीं सीड्स से वो नए वैरायटी यानी ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे अपनी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। एक पहला कैरेक्टर जो था वो हाइट था, स्टेम की हाइट। दूसरा स्टेम हाइट जो थी उसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एक ऐसी ट्रेट है, ऐसा कैरेक्टर है जो अपने आप को F1 में एक्सप्रेस कर सकता है, और रिसेसिव अपने आप को F1 में एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो स्टेम जो था, हाइट, स्टेम की हाइट जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और डेवलपनेस रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर का कलर जो है वायलेट कलर डोमिनेंट था,
ज़्यादातर वही एक्सप्रेस अपने आप को करता था। और वाइट कलर रिसेसिव था। फ्लावर पोजीशन, कहाँ से फ्लावर निकलता है, एक्सियल पोजीशन, यानी अगर एक्सिलरी पोजीशन से निकलता है फ्लावर ब्रांच और स्टेम की एक्सिस के बीच से, तो वो डोमिनेंट ट्रेट था। और टर्मिनल एट द एंड पे अगर निकलता है तो वो रिसेसिव ट्रेट थी। पॉड शेप इन्फ्लेटेड अगर होगी तो डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड अगर होगी तो वो रिसेसिव है। पॉड कलर ग्रीन कलर डोमिनेंट उसने देखा, और येलो कलर जो है वो उसने रिसेसिव देखा, कम था। सीड शेप, राउंड शेप जो थी सीड की वो डोमिनेंट, ज़्यादा सीड्स राउंड थे। और रिंकल्ड, कुछ सीड ऐसे थे जो रिंकल्ड भी थे, वो रिसेसिव कैरेक्टर था, रिसेसिव ट्रेट था राधा। सीड कलर जो था येलो कलर, सीड ज़्यादा थे येलो कलर के ही, वो डोमिनेंट ट्रेट थी। और ग्रीन कलर सीड जो है वो रिसेसिव ट्रेट था। बहुत कम सीड्स ऐसे थे जिनका कलर ग्रीन था। तो डायग्राम में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि टालनेस कौन सा करेक्टर है और किस तरह का करेक्टर है। इन्फ्लेटेड क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या होता है, कलर के पैटर्न कैसे है, येलो कलर कौन है, ग्रीन कलर कौन है, फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी कहाँ पे है, और टर्मिनल कहाँ पे है। इसके बाद इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी मानो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है। मानो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मानो हाइब्रिड क्रॉस किसी ऐसे क्रॉस को कहते हैं जब हम दो इंडिविजुअल प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स क्रॉसिंग और इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स, एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो पेरेंट्स यानी दो प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर को हम स्टडी कर सकते हैं। वो कैरेक्टर क्या होगा? वो हाइट भी हो सकती है, वो कलर भी हो सकता है, वो कोई और पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड एक्स्ट्रा, कोई भी कलर हो सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेंडल ने क्रॉस किया टाल और डिवार्फ प्लांट को, तो उसके बाद उसको इनहेरिटेंस जीन की मिली कि कौन सा जीन कहाँ से इनहेरिट होता है, कहाँ से ट्रांसमिट होता है, किस पेरेंट से F1 में जीन ट्रांसमिट हुआ है। ऐसे क्रॉस को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस किया गया है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देखो, आप देखोगे कि ऊपर वाले साइड में एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी नहीं, एक पेरेंट वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरे साइड में कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा पेरेंट है। बोथ पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट वो हेटेरोजाइगस हैं। और जब इनको क्रॉस करते हो आप, कैपिटल टी पहले केस में बनेगा, दूसरे केस में आप देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, फिर आप देखोगे तीसरे केस में कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, चौथे केस में फिर से स्मॉल टी बनेगा। तो अगर आप मानो हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो देखोगे, मानो आप देखोगे कि टाल कितने पेरेंट्स हैं और डिवार्फ कितने पेरेंट्स हैं। पहला केस कैपिटल टी टाल है, दूसरा कैपिटल टी है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, पुनः टाल होगा। तीसरा केस कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी है तो डोमिनेंट ट्रेट है, प्लांट टाल होगा। चौथा केस स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये प्लांट डिवार्फ होगा। तो आप देख सकते हैं 3 प्लांट्स आर टाल एंड 1 प्लांट इज डिवार्फ, सो द रेशियो इज 3:1, 3 टाल एंड 1 डिवार्फ, सो दिस रेशियो इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशियो। इनको हम बाहर से देख सकते हैं कि टाल कौन है, डिवार्फ कौन है, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि यह फिनोटाइप कहलाता है, फिनोटिपिक रेशियो। इसके बाद मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जीनोटाइप मैंने कहा था ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर नहीं होता है, हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। अब पहले केस में देख सकते हैं कैपिटल टी, तो दोनों जीन यहाँ पे कैपिटल टाल है। तो दूसरे केस में आप देखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। तीसरे केस में एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। चौथे केस में स्मॉल टी। पहला और चौथा केस जो है, ये दोनों केस होमोजाइगस है। पहला होमोजाइगस डोमिनेंट है और चौथा केस होमोजाइगस रिसेसिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्योर टाल, पहला केस जो है कैपिटल टी प्योर टाल है। दूसरा और तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्योर टाल नहीं कहलाएगा, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड टाल, यानी ये पूरा टाल नहीं होगा ना पूरा डिवार्फ होगा, ये बीच में इसकी एवरेज हाइट होगी। और चौथा केस जो है स्मॉल टी डिवार्फ होगा। तो इन ऑल वी कैन से होमोजाइगस टाल एक है, हेटेरोजाइगस टाल हाइब्रिड टाल जो है दो है, और होमोजाइगस डिवार्फ एक है। तो ये रेशियो होगा होमोजाइगस टाल कितने हैं, होमोजाइगस डिवार्फ कितने हैं, और हेटेरोजाइगस टाल कितने हैं। तो आप देखोगे 1:2:1, यानी एक होमोजाइगस टाल होगा, दो हेटेरोजाइगस टाल होंगे, तो एक होमोजाइगस डिवार्फ होगा। सो रेशियो विल बी 1:2:1 जीनोटिपिक।